नमस्कार। कहते हैं कि शेयर बाजार में एक हफ्ता बहुत लंबा समय होता है। हाँ बिल्कुल। और 1 से 5 दिसंबर 2025 का हफ्ता तो इस कहावत का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल था। सही बात है। एक हफ्ता जो एकदम शांत, लगभग सुस्त शुरू हुआ, वो शुक्रवार आते आते एक जबरदस्त तूफान में तब्दील हो गया। आज हम इसी हफ्ते की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं, ये समझने के लिए कि उस शांति के पीछे क्या चल रहा था और उस तूफान का असली कारण क्या था। बिल्कुल। और ये कहानी एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह थी। सोमवार से गुरुवार तक तो बाजार ने अपने पत्ते जाहिर ही नहीं किए। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़ी लहर आने से पहले समुद्र बिल्कुल शांत हो जाता है। एग्जैक्टली। सब कुछ 5 दिसंबर मतलब शुक्रवार के दिन ही होना था। तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ। जब हम कहते हैं कि हफ्ता शांत था, तो इसका मतलब क्या है? क्या बाजार बस एक ही जगह पर खड़ा हुआ था? नहीं, देखिए, सतह पर निफ्टी और सेंसेक्स एक बहुत ही तंग दायरे में थे। वॉल्यूम्स भी कोई खास नहीं थे। लेकिन अंदर खाने एक पोजीशनिंग चल रही थी। ट्रेडर्स और निवेशक सबके सब भारतीय रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का इंतजार कर रहे थे। अच्छा। ऑप्शंस डेटा को देखें तो साफ पता चल रहा था कि ट्रेडर्स बड़े मूव के लिए तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें दिशा का अंदाजा नहीं था। तो एक तरह से वेट एंड वॉच मोड था। हाँ, लेकिन पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं था। उन 4 दिनों में एक दिलचस्प चीज हो रही थी, सेक्टर रोटेशन। अच्छा, ये बताइए, ये दिलचस्प है। जहां एक तरफ पूरा बाजार सपाट था, वहीं डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे एफएमसीजी और फार्मा में हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो कुछ स्मार्ट मनी ये अंदाजा लगा रहा था। हाँ, ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग मानकर चल रहे थे कि पॉलिसी ग्रोथ के पक्ष में आ सकती है, तो वे पहले से ही अपना पैसा डिफेंसिव से निकालकर उन सेक्टर्स में लगाने की तैयारी कर रहे थे जो रेट कट से फायदा उठाते हैं। बाजार सांस रोके हुए था, लेकिन साथ ही अगले कदम के लिए तैयार भी हो रहा था। बिल्कुल। तो फिर शुक्रवार को वो ट्रिगर आया, आरबीआई की मौद्रिक नीति। ऐसा क्या था उस पॉलिसी में जिसने पूरा खेल ही पलट दिया? एक लाइन में कहूं तो आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर दी, यानी 0.25% की। हाँ, अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सिग्नल था। अच्छा। पिछले कई महीनों से आरबीआई का पूरा ध्यान सिर्फ महंगाई को काबू करने पर था। इस रेट कट के साथ उन्होंने साफ कर दिया कि अब महंगाई का दानव काबू में है और अब हमारा फोकस आर्थिक विकास को गति देना है। और ग्रोथ का नाम सुनते ही बाजार में जश्न का माहौल बन गया। बिल्कुल। तो इस जश्न का असर आंकड़ों में कैसा देखा? शुक्रवार को जब बाजार बंद हुआ तो नजारा क्या था? नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। शुक्रवार की क्लोजिंग देखें तो निफ्टी 50 लगभग 26,186 पर बंद हुआ। सेंसेक्स 85,712 के करीब था और बैंक निफ्टी, जो इस रैली का लीडर था, उसने तो लगभग 59,777 का स्तर छुआ। ये तो बहुत बड़ी तेजी है। मैं उस दिन टर्मिनल देख रही थी, जैसे ही 10 बजे घोषणा हुई, बैंकिंग स्टॉक्स के लिए खरीदारी के ऑर्डर स्क्रीन पर ऐसे भर गए जैसे कोई बांध टूट गया हो। वाओ। प्रतिक्रिया इमीडिएट और जबरदस्त थी। ये तो साफ है कि रेट कट हीरो था। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इसे दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है? मतलब? क्या ऐसा हो सकता है कि आरबीआई का ये रेट कट इस बात का संकेत हो कि जमीनी स्तर पर आर्थिक विकास शायद उतना मजबूत नहीं है और आरबीआई को उसे सहारा देने के लिए आगे आना पड़ा? ये एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है और एक समझदार निवेशक को हमेशा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। बिल्कुल। एक तर्क ये भी है कि अगर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता तो शायद आरबीआई को रेट कट करने की जरूरत ही महसूस ना होती। राइट। लेकिन बाजार हमेशा शॉर्ट टर्म में सोचता है। उसके लिए सस्ता पैसा एक स्टिमुलेंट की तरह काम करता है और उसने उसी पर रिएक्ट किया। लॉन्ग टर्म में आपकी बात सही साबित हो सकती है, लेकिन शुक्रवार को सेंटिमेंट पूरी तरह से प्रो ग्रोथ था। ठीक है, तो बाजार ने इसे एक बड़े पॉजिटिव के तौर पर लिया। अब उस चीज पर आते हैं जो मुझे हमेशा सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, पैसा कहां से आ रहा था? एफआईआईज बनाम डीआईआईज। हाँ, जब इतनी बड़ी रैली हुई तो हमारे बड़े खिलाड़ी यानी एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे थे? नहीं, और यही इस हफ्ते की कहानी का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। 5 दिसंबर के आंकड़ों को देखें तो एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आती है। बताइए। विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने इस बड़ी तेजी वाले दिन हल्की बिकवाली की। उन्होंने लगभग 439 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग की। क्या? ये तो बड़ा अजीब है। इतनी अच्छी खबर पर एफआईआईज बिकवाली क्यों कर रहे थे? इसके कई कारण हो सकते हैं।
एक हो सकता है कि वो खबर पर बेचो वाली रणनीति अपना रहे हों। सेल ऑन न्यूज। हाँ, दूसरा वैश्विक स्तर पर शायद भी किसी और वजह से थोड़ा सतर्क हो। लेकिन एफआईआईज ने जो किया वो उतना जरूरी नहीं है जितना डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने जो किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस एक दिन में लगभग 4,189 करोड़ रुपए की जोरदार नेट खरीदारी की। 4,000 करोड़ से ज्यादा। हाँ, मतलब एफआईआईज की बिकवाली को उन्होंने ना सिर्फ सोख लिया बल्कि बाजार को अपने दम पर ऊपर भी ले गए। एग्जैक्टली ये भारतीय बाजार की कहानी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। ये सिर्फ आंतरिक शक्ति जैसा एक जुमला नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। बिल्कुल। भारत में फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स की जो लहर चल रही है, लाखों लोग एसआईपीज के जरिए हर महीने लगातार पैसा बाजार में डाल रहे हैं, उसकी वजह से डीआईआईज के पास एक स्थिर और शक्तिशाली पूंजी का प्रवाह बना हुआ है। तो अब हमारा बाजार एफआईआईज के रहमो करम पर नहीं है। इस हफ्ते ने यही साबित कर दिया। अगर घरेलू ताकतों को भरोसा है तो वो बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। तो डीआईआईज का ये पैसा गया कहाँ? जाहिर है ये पैसा पूरे बाजार में बराबर तो नहीं बटा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पैसा बहुत ही टारगेटेड तरीके से लगाया गया था। डीआईआईज का दांव उन सेक्टर्स पर था जिन्हें ब्याज दरें कम होने से सीधा और सबसे ज्यादा फायदा होता है। रेट सेंसिटिव सेक्टर्स? हाँ, इस रैली के 3 मुख्य स्तंभ थे, रियल एस्टेट, बैंकिंग एंड फाइनेंस और ऑटो। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। रियल एस्टेट में इतनी तेजी क्यों आई? ये तो सिर्फ होम लोन सस्ता होने से ज्यादा की बात होगी। हाँ, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, होम लोन सस्ता होने से सीधे तौर पर अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, जिससे डिमांड को एक किक स्टार्ट मिलता है। सही है। लेकिन इसका दूसरा असर डेवलपर्स पर भी पड़ता है। उनके लिए प्रोजेक्ट की फंडिंग की लागत कम हो जाती है। और तीसरा, इसका एक रिपल इफेक्ट होता है। मतलब? सीमेंट, स्टील, पेंट्स। बिल्कुल। जब रियल एस्टेट चलता है तो उसके साथ साथ सीमेंट, स्टील, पेंट्स, होम फर्निशिंग जैसी दर्जनों एंसिलरी इंडस्ट्रीज में भी जाना जाती है। बाजार इस पूरे इकोसिस्टम पर दांव लगा रहा था। उधार लेने की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाती है। दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था में क्रेडिट की मांग, चाहे वो कार लोन हो, पर्सनल लोन हो, बढ़ने की उम्मीद जगती है। इसीलिए एचडीएफसी बैंक और एसबीआई जैसे दिग्गज चले। हाँ, और पीएसयू बैंकों में भी खरीदारों की भारी दिलचस्पी थी। और बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसीज तो ऐसी रैलियों के पोस्टर बॉय माने ही जाते हैं। सही बात है। और ऑटो सेक्टर? ऑटो सेक्टर के लिए भी यह एक बड़ा बूस्ट था। सस्ता कर्ज गाड़ियों की खरीद को आसान बनाता है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक में जो तेजी दिखी, उसके पीछे सिर्फ रेट कट नहीं था। अच्छा। उनके ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े पहले से ही ग्रामीण मांग में सुधार का संकेत दे रहे थे। ये रेट कट उस आग में घी डालने जैसा था। और टाटा मोटर्स भी? हाँ, टाटा मोटर्स भी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में रिकवरी की उम्मीद से चल रहा था। तो क्या ये तेजी सिर्फ इन बड़े लार्ज कैप नामों तक ही सीमित थी? मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या हाल था? ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, ये रैली बहुत ही टॉप हैवी थी। मतलब ज्यादातर पैसा बड़े और स्थापित नामों में जा रहा था, जहां लिक्विडिटी ज्यादा होती है। जहां निवेशक ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। कई मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में या तो मिला जुला प्रदर्शन रहा या फिर थोड़ी मुनाफा वसूली भी देखने को मिली। जब बाजार किसी बड़े इवेंट पर रिएक्ट करता है तो पैसा पहले सुरक्षित जगहों की तरफ ही भागता है। समझ गया। ये तो हुई हमारी घरेलू कहानी। क्या इस आग को बाहर से भी कोई हवा मिल रही थी? वैश्विक संकेत कैसे थे? हाँ, और ये एक बहुत ही अच्छी बात हुई। ग्लोबल मैक्रो माहौल भी काफी हद तक सपोर्टिव था। अच्छा। अमेरिकी बाजारों में ये उम्मीद लगातार मजबूत हो रही थी कि वहां का केंद्रीय बैंक यूएस फेडरल रिजर्व भी 2026 की शुरुआत से पहले ब्याज दरों में कटौती का चक्र शुरू कर सकता है। और इसका भारत पर क्या असर पड़ता? जब अमेरिका में दरें कम होने की उम्मीद होती है तो डॉलर थोड़ा कमजोर होता है और विदेशी निवेशक ज्यादा यील्ड की तलाश में भारत जैसे उभरते बाजारों की तरफ देखते हैं। तो एफआईआईज की बिकवाली के बावजूद लॉन्ग टर्म माहौल पॉजिटिव बन रहा था। बिल्कुल। इसके अलावा एशिया प्रशांत के बाजारों में भी सकारात्मकता थी और तेल की कीमतें भी स्थिर थीं, जो भारत जैसे बड़े तेल आयातक देश के लिए हमेशा एक अच्छी खबर होती है। तो संक्षेप में घरेलू ट्रिगर और वैश्विक माहौल दोनों एक ही दिशा में काम कर रहे थे। एकदम। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? एक निवेशक या ट्रेडर के लिए इस हफ्ते से सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं?
तकनीकी रूप से देखें तो शुक्रवार को एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत ब्रेकआउट देखने को मिला। निफ्टी ने अपने एक महत्वपूर्ण साप्ताहिक रेजिस्टेंस लेवल को निर्णायक रूप से तोड़ा। और बैंक निफ्टी ने भी एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बनाना शुरू कर दिया, जो तेजी के जारी रहने का एक क्लासिक संकेत है। पर सामरिक रूप से अवसरों के लिहाज से ट्रेडर्स के लिए बैंकिंग, एनबीएफसी, रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में जबरदस्त मोमेंटम बना। इन सेक्टर्स में अगले कुछ दिनों तक ट्रेडिंग के अच्छे अवसर बने रह सकते हैं। और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए DIIs की ये जोरदार खरीदारी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। ये दिखाता है कि घरेलू संस्थानों को भारतीय अर्थव्यवस्था की कहानी पर गहरा भरोसा है। तो उन्हें इन सेक्टर्स में अच्छी कंपनियों में निवेश करना चाहिए। हाँ, वे इन सेक्टर्स में अच्छी क्वालिटी वाली कंपनियों में गिरावट पर निवेश करने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन एक चेतावनी के साथ। हमेशा मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन का ध्यान रखें। किसी भी अच्छी कंपनी को किसी भी कीमत पर खरीदना एक नुकसान का सौदा हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर 1 से 5 दिसंबर के इस हफ्ते की कहानी को हम संक्षिप्त में देखें, कहानी का मुख्य किरदार RBI का रेट कट था। हाँ, जिसने एक सुस्त बाजार में अचानक जान फूंक दी। लेकिन असली हीरो हमारे घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs थे। बिल्कुल, जिन्होंने 4000 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी करके बाजार को अपने दम पर ऊपर उठाया। और ये रैली बैंकिंग, ऑटो और रियल एस्टेट जैसे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स के कंधों पर सवार थी। और इस पूरी घरेलू पार्टी को वैश्विक बाजारों के सहायक माहौल का भी साथ मिला। आपने बिल्कुल सटीक सारांश दिया है। अब बाजार ने RBI के इस ग्रोथ समर्थक रुख को पूरी तरह से प्राइस इन कर लिया है। अब आगे देखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि क्या ये मोमेंटम अगले हफ्ते आने वाले CPI और IIP के आंकड़ों पर भी टिका रहता है। मतलब महंगाई और औद्योगिक उत्पादन के आंकड़े। हाँ, बाजार अब ये देखना चाहेगा कि क्या जमीनी हकीकत भी RBI के इस भरोसे को सही ठहराती है या ये सिर्फ एक उम्मीद पर आधारित रैली थी। और यहाँ एक बड़ा सवाल सोचने के लिए ये भी है, इस हफ्ते हमने जो देखा, जहां घरेलू पैसा विदेशी पैसे पर हावी हो गया, क्या ये सिर्फ एक दिन की बात है या भारतीय बाजार के लिए एक न्यू नॉर्मल की शुरुआत है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां FIIs की चाल से ज्यादा DIIs का भरोसा बाजार की दिशा तय करेगा? ये एक ऐसा विचार है जो आने वाले कई सालों तक भारतीय बाजार की कहानी को प्रभावित कर सकता है।